नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। क्रैक यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2022 की इस एमसीक्यू सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं अगला सेट और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। अभी हम पॉलिटी को यहाँ पे कर रहे हैं, जैसा मैंने आपसे पहले प्रॉमिस किया हुआ है कि पॉलिटी के स्टैटिक और एनसीईआरटीज में यहाँ पे कवर करूंगा। रेलेवेंट करंट अफेयर्स भी मैं आपके साथ कवर कर रहा हूँ। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं, जितने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें इंपॉर्टेंट है और जैसा एग्जाम का स्टैंडर्ड है क्वेश्चन पूछने का, अगर चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो पीसीएस हो, तो उसके क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। साथ ही साथ हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, योजना, कुरुक्षेत्र जैसे इंपॉर्टेंट करंट सोर्सेस को भी हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह का चेंजिंग ट्रेंड है वो सब यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। अभी तक जितनी भी क्लासेस आई हैं, आगे आने वाली क्लासेस के लिए आपको टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहना होगा। यहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं @कपिल सिक्का पे, ये एक ट्विटर हैंडल है। अभी तक हम 60 क्वेश्चंस बहुत इन डेप्थ डिस्कस कर चुके हैं। क्वालिटी क्वेश्चंस के आप देख ही रहे हैं, इसी तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक, फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, साथ ही साथ एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग जैसी चीज़ें आपको सिखाई हैं। तो आज क्वेश्चन 61 ऑनवर्ड्स कोशिश करते हैं आगे की चीज़ें समझने की। देखो, बात हो रही है फंडामेंटल राइट्स की। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 हैज मेड विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन? It changed the subject matter of, this is point number 1, point number 2, point number 3. It changed the subject matter of Article 45. It added a new directive principle relating to cooperative societies. It made elementary education a fundamental right under 21A. देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज 97th अमेंडमेंट, ये आपको पता ही होगा, तो ये रॉन्ग है। 2 रॉन्ग होने से ना आपका आंसर ऐसे ही निकल जाता है। आपको अगर नहीं कुछ भी पता, आपको ये पता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज 97th अमेंडमेंट 2011 से आई थी, बात खत्म हो गई। सी इज द करेक्ट आंसर। देखो, 86 अमेंडमेंट था क्या, आपको याद होगा। आर्टिकल 21A जो है वो ऐड किया गया था। उसमें कहा था 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। उसी के चलते आपने देखा 2009 में हम एक राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आए, उसने उसी मैटर को रीइंफोर्स किया। ये जो अमेंडमेंट है 2002 में आया था। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो एजुकेशन है वो एक फंडामेंटल राइट बन गई। 6 से 14 साल के लिए फ्री एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बन गई। अच्छा, मैंडेट कहाँ था? ये अगर आप अपना डीपीएसपी नंबर 45 देखेंगे ना, आर्टिकल 45 देखेंगे, तो वहां पे चीज मेंशन थी कि इस तरह से स्टेट की ड्यूटी रहेगी कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन, उनके न्यूट्रिशन पे फोकस करे। मिड डे मील स्कीम, राइट टू एजुकेशन एक्ट इसी तरह से एक पहल थी, और आर्टिकल 21A इसी तरह से एक डीपीएसपी जो है वो फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट हुआ है। अब आशा करता हूँ याद रहेगा। बाकी 97th अमेंडमेंट 2011 से 43B ऐड किया गया था। अब करंट ये न्यूज़ में भी था इस ईयर। कोऑपरेटिव्स को लेके कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है कि जो स्टेट कोऑपरेटिव्स हैं वो उस पर पार्लियामेंट जो है लॉ नहीं बना सकती, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स हैं उस पर बना सकती है। वो एक अलग क्वेश्चन, उस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन 62 की तरफ। सोर्सेज क्या हैं? डीपीएसपी के सोर्सेज पूछे जा रहे हैं। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सप्रू रिपोर्ट ऑफ 1945। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आपको पहले भी बता चुका हूं, ये वेलफेयरिस्ट मेजर्स की बात करता है। ये बात करता है वेलफेयर की। अच्छा, अब यहाँ पे वेलफेयर की बात जब हम करेंगे तो ऑब्वियसली बात है डीपीएसपी हमने रिच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, ये बात तो सबको पता है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो थे उसमें भी डीपीएसपी का ही मेंशन था। मतलब जो डीपीएसपी है वो कुछ आपके इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से लिए गए, कुछ आपके सप्रू रिपोर्ट से लिए गए हैं। तो इंपॉर्टेंट बात है कि तीनों ही यहाँ पे सोर्सेज आप देखेंगे कि डीपीएसपी जो है वो है। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या था? एक तरह से इंस्ट्रक्शंस थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के 1935 के, जिसमें बताया गया था सरकार को क्या क्या करना है। सरकार को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि ये सब चीजें आपको समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए करनी है। क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी वर नॉट पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का कौन कौन से इसमें पार्ट नहीं था? आर्टिकल 44 पार्ट था, आर्टिकल 50 पार्ट था, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 48A। ठीक है, ये बाद में ऐड किया गया है। अब एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, आइडिया लग जाएगा। 3 और 4 तो देखो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थे, तो 3 और 4 अगर आपको पता है पार्ट था तो उससे आप इजीली इसको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि अल्टीमेटली 3 एंड 4 ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो आपके पास ऑप्शन बन जाता है 1 एंड 2। तो ये है 39 में इंसर्ट किया गया था बाद में, तो यहाँ पे 1 एंड 2 जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं आगे। यहाँ पे आप एक बार देख भी सकते हैं कि भाई 43A बाद में ऐड किया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने। देन उसके बाद 48A जो है एनवायरमेंट की बात करता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 3 और 4 ये भी आपके ओरिजिनल के पार्ट थे, 1 एंड 2 बाद में ऐड किए गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। विद रिगार्ड टू फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
FRs have legal sanctions, whereas DPSP have moral and political sanctions. FR are personal and individualistic, while DPSP are society based and socialistic. देखो बात बिल्कुल सही है. FR इंडिविजुअल है, DPSP जो है सोसाइटी बेस्ड है, सोशलिस्टिक पैटर्न है. FR के लीगल सैंक्शंस होते हैं, बिल्कुल होते हैं. अगर आपके फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं. DPSP इन्फ्रिंज हो रहा है तो आप कहीं जा नहीं सकते. तो सरकारी सैंक्शन है, पॉलिटिकल सैंक्शन है. पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को लगता है देना चाहिए तो देंगे, नहीं लगता नहीं देना चाहिए तो नहीं देंगे. तो यहां से पता चल जाता है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट आंसर. फंडामेंटल राइट्स हमें पता ही है भाई, नेगेटिव हैं, स्टेट को प्रोहिबिट करते हैं. DPSP पॉजिटिव है, स्टेट को कहते हैं कि आप लोगों के बेनिफिट्स करो. जस्टिसाइबल हैं फंडामेंटल राइट्स, DPSP नॉन जस्टिसाइबल हैं. फंडामेंटल राइट्स के लीगल सैंक्शंस हैं, DPSP के मॉरल पॉलिटिकल सैंक्शंस है. एक वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल प्रमोट करता है, याद रखिएगा. फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल प्रमोशन की बात करते हैं, DPSP जो है वो सोशलिस्टिक सोसाइटी के प्रमोशन की बात करते हैं. अब फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड है, ठीक है. जैसे उनको संविधान में लिख दिया गया है, उनका जो फॉर्मेट है वो एनफोर्स्ड है. जबकि DPSP का जो फॉर्मेट है वो आप देखेंगे उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, अलग से एक लॉ लाना पड़ता है. क्लियर हो गया होगा. तो चीज़ें बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है. तो यहाँ से आप देख सकते हैं भाई, एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करते हैं, एक सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी यहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं. चलते क्वेश्चन 65 की तरफ. फंडामेंटल ड्यूटीज एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. बहुत सिंपल है. फंडामेंटल ड्यूटीज देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ मिलेंगी आपको? हमेशा आपको कम्युनिस्ट सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगी. कम्युनिस्ट सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन यही कहेगा कि देखो ड्यूटी भी बहुत कुछ है. यही एक रीजन था. आप जितनी भी सोशलिस्ट कंट्रीज देखेंगे वहां पे ड्यूटी बाउंड लोगों की भी ड्यूटी होती है, चाहे वो चाइना हो, वो USSR हो उस समय का, वो क्यूबा हो. वहां पे आपको लोगों की ड्यूटी भी दिखेगी एक तरह से लीगल फॉर्मेट में कोडिफाइड हुई. तो कनाडा लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रांस लिबरल है, जर्मनी लिबरल है. USSR जो है वो सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ड्यूटी की बात करता है और हमने इसको USSR से ही लिया है. वैसे एक मैं आपको और बात बता दूं, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बात करता है ड्यूटीज की, बट वो स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट की बात नहीं करता है. तो नेक्स्ट चलते हैं. फंडामेंटल ड्यूटीज आर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ. किसके रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज आपने ऐड की थी? संथनम कमेटी, ये भी नहीं. सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरकारिया कमीशन, बलवंत राय मेहता कमेटी. बलवंत राय मेहता हम पढ़ेंगे पंचायती राज में, सरकारिया हम पढ़ेंगे स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशन में, संथानम हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में पढ़ेंगे. सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो है यही 1975-76 में एक रिपोर्ट लेके आई थी, जिसके चलते फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर जो है इंसर्ट किया गया. इनफैक्ट देखा जाए पूरा का पूरा जो 42nd अमेंडमेंट है जो इंदिरा गांधी ने किया 1976 में, वो सारा स्वर्ण सिंह कमेटी का ही दिया हुआ था. नेक्स्ट चलते हैं आगे. विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज इज एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड की गई थी? बहुत सिंपल है. अभी हमने इसको फंडामेंटल राइट के केस में पढ़ा. एग्जैक्टली जब 86 अमेंडमेंट से दो अमेंडमेंट किए गए, एक फंडामेंटल राइट ऐड किया, एक हमने किया फंडामेंटल ड्यूटी. अब ये कौन सी ड्यूटी थी? ये ड्यूटी है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू द चिल्ड्रन वार्ड फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स. एक तरह हमने कहा कि भाई बच्चों का फंडामेंटल राइट है, अगर वो 6 से 14 साल के हैं तो फिर वो एजुकेशन फ्री ले सकते हैं. वहीं हमने कहा फैमिली की ड्यूटी है, पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो बच्चों को स्कूल भेजे. तो डी इसका करेक्ट आंसर है. चलते हैं 68 की तरफ. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू FDs एंड FRs. कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स डिपेंडेंट और कंडीशनल अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटीज. ठीक है, यानी अगर आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज पूरी नहीं करते हैं तब भी आप फंडामेंटल राइट्स एंजॉय कर सकते हैं. बात सही है, बिल्कुल सही है. इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज चेंज द स्टेटस ऑफ अवर फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल ड्यूटीज के इंक्लूड होने से फंडामेंटल राइट्स का जो स्टेटस है वो चेंज हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा. इट हैज नॉट चेंज्ड. ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इट हैज नॉट चेंज. तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डज मेक है, सॉरी यहाँ पे है डज मेक, डज नॉट नहीं है, डज मेक है, एरर है. डज मेक एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स डिपेंडेंट अपॉन फंडामेंटल ड्यूटीज. तो आपको बताना करेक्ट कौन सा. देखो बिल्कुल भी नहीं, अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो नहीं करते तो उससे आपके फंडामेंटल राइट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता. तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, नीदर वन नॉट टू. चलते क्वेश्चन 69 की तरफ. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज. फंडामेंटल ड्यूटीज के फीचर्स की बात है. सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मॉरल ड्यूटीज व्हाइल अदर आर सिविक ड्यूटीज. फंडामेंटल ड्यूटीज आर confined to citizens only and do not extend to foreigners. There is no legal sanction against their violation. बहुत सिंपल है. मॉरल ड्यूटीज हैं, ठीक है, कुछ और कुछ सिविक ड्यूटीज हैं, मतलब कुछ आप बात करेंगे मॉरलिटी से रिलेटेड, कुछ बात करेंगे सोसाइटी से रिलेटेड. तो ये बात सही है,
कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड, ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू सिटीजन्स ओनली, फॉरनर्स पे नहीं एप्लीकेबल होती, बिल्कुल बात सही है। एंड देयर इज नो लीगल सैंक्शन, मतलब अगर आपने वायलेट कर दिया तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑल आर करेक्ट, 1, 2 एंड 3 एग्जैक्टली यही है कि फंडामेंटल ड्यूटीज के केस में मॉरल ड्यूटीज हैं, कुछ सिविक हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना, नेशनल फ्लैग को फॉलो करना, नेशनल एंथम को फॉलो करना एक सिविक ड्यूटी है। नोबल आइडियाज को चेरिश करना, फ्रीडम स्ट्रगल एक मॉरल ड्यूटी है। तो इस तरह से आपने दिया हुआ है इंडियन ट्रेडिशन, माइथोलॉजी, रिलीजन को यहाँ पे फॉलो करना। यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो फॉरनर्स पे एक्सटेंड नहीं होती और वायलेशन का कोई भी पेनल्टी इसकी नहीं मिलेगी ना, आप इसको एनफोर्स नहीं कर सकते। With regard to right to health in India, consider the following statements. Constitution of India does not expressly guarantee a fundamental right to health. बात बिल्कुल सही है, एक्सप्रेशन डायरेक्ट नहीं है। आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन कहता है इट इज इनहेरेंट पार्ट ऑफ अंडर आर्टिकल 21, एक्सप्रेस कहीं नहीं मेंशन है, 21 से इवॉल्व होता है राइट, है ना, इमर्ज होता है राइट। तो 1 इज करेक्ट, 1 इज रॉन्ग, सॉरी 1 इज ऑल्सो करेक्ट, डज नॉट है यहाँ पे, 1 इज ऑल्सो करेक्ट एंड 2 इज ऑल्सो करेक्ट, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। बहुत सिंपल है। आपने देखा ना ओवर द टाइम बहुत सारे जो डीपीएस, बहुत सारे जो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं बहुत सारे ऐसे फाइनल वो आ जाते हैं आर्टिकल 21 से जो इवॉल्व हुए ओवर द टाइम। तो यही करना था, हमें यही जानना था इसके बारे में। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।